employment-led growth. पर्यटन की अगर बात की जाए तो पर्यटन में यहाँ रोजगार के बहुत सारे विकल्प होते हैं और जो 50 ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं उनको हम विकसित करेंगे और काफी चुनौती के तौर पर हम आगे ले रहे हैं और हम चाहते हैं इसके लिए राज्यों की ओर से जो जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और यहाँ पर होटल और तमाम जो जरूरी ढांचा है बुनियादी वो बनाया जाएगा और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे और रोजगार से जुड़ा हुआ विकास हो सके इसके लिए हम जो है कौशल विकास पर काम करेंगे और इसमें जो हॉस्पिटैलिटी होती है उसको हम जोड़ेंगे। होम स्टे जो व्यवस्था है उसके लिए मुद्रा लोन उपलब्ध कराएंगे और हम चाहेंगे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पर्यटन केंद्र हैं वहां पर हम कनेक्टिविटी बेहतर कराएंगे। हम राज्यों को इसके लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी देंगे और इसमें जो पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने और इसको लेकर के प्रचार करने की जो व्यवस्था है वो हम बेहतर करेंगे। हम चाहेंगे कि ई वीजा फैसिलिटी भी काफी अब सही तरीके से लागू किया जाए ताकि इससे पर्यटकों की आमद बढ़ सके। हम चाहते हैं कि जो धार्मिक जो महत्ता के क्षेत्र हैं उसमें हमने जुलाई के बजट में काफी ऐलान किया था और हम महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए उनके जीवन से जुड़े हुए जो जगहें हैं उनको हम आगे और विकसित करेंगे। मेडिकल टूरिज्म भी भारत में काफी आगे बढ़ रहा है और भारत में इलाज की जो सुविधाएं हैं वो बेहतरी की जा रही है और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी है और इसमें हम चाहते हैं कि क्षमता को बढ़ाया जाए और वीजा के जो नियम है उसको आसान किया जाए। हम नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र जो है वो इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा ले और हमने जुलाई में जो ऐलान किया था इसके लिए हम 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर रहे हैं। A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups. हम नए जनरेशन के स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी एक पहल कर रहे हैं। बजट की इसमें ऐलान कर रहे हैं अगले 5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत हम 10,000 फेलोशिप उपलब्ध कराएंगे और तकनीक से जुड़े हुए जो रिसर्च होती है जो कि आईआईटी और आईआईएससी में हो सकेगा, आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा दूसरे जीन बैंक जिसमें कि 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन की स्थापना की जा रही है ताकि भविष्य में जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके और इसमें हम इसमें चाहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट की इसमें भागीदारी हो। हम राष्ट्रीय जियोस्पेशियल मिशन की भी स्थापना करेंगे और इसको लेकर एक जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे। इसके लिए डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। पीएम गतिशक्ति का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इस मिशन के जरिए हम जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको आधुनिक बनाया जाएगा, शहरी विकास को जोड़ा जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन की अगर बात करें तो सर्वे और कागजों को बेहतर करने को लेकर के जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, हमारे संग्रहालय को इसमें जोड़ा जाएगा, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय को जोड़ा जाएगा और इसमें 1 करोड़ जो इसमें पांडुलिपियां हैं यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको जोड़ा जाएगा। हम एक राष्ट्रीय डिपॉजिटरी सिस्टम बनाएंगे यानी एक पूरी व्यवस्था होगी जिसमें पांडुलिपियों को रखा जाएगा। अब हम निर्यात की बात करते हैं जो कि चौथा इंजन है। हम निर्यात को बढ़ाने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना करेंगे और अलग अलग क्षेत्र जो हैं उसको हम यहाँ वर्गीकृत करेंगे। हम एमएसएमई यानी जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम इंडस्ट्री है उसको हम जोड़ेंगे, उनको निर्यात से जुड़ा कर्ज देंगे। हम एमएसएमई को सहायता देंगे ताकि उनको जो है जो विदेशी मार्केट है वहां पर उनको शुल्क का सामना न करना पड़े। हम एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट हम स्थापित करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए सहायता हो सके। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर एक जगह सबको यहां पर समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। इसके ये अभी जो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है ये उसकी अलग से होगा, उसकी सहायता करेगा।
Support will be provided to और develop इसके लिए जो domestic सहायता होगी, manufacturing capacities जो हमारी for क्षेत्रीय economies' integration मैन्युफैक्चरिंग with यानी global विनिर्माण supply की जो chains. क्षमताएं हैं उनको हम बढ़ाना Sectors will चाहेंगे be ताकि वैश्विक जो identified सप्लाई based चेन on है उसके साथ हम जुड़ सके। objective और हमारा जो इसके पीछे मकसद है वो ये होगा कि हम इसमें जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सहायता से कुछ खास उत्पादों की हम पहचान करेंगे और सप्लाई चेन में उसमें हम अपनी उपलब्धता बढ़ाएंगे। और इसमें जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको हम इसमें जोड़ेंगे और ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च कौशल की जरूरत पड़ती है हम उसमें सहायता करेंगे। हमारी सरकार जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को हम मदद करेंगे ताकि हमारे जो युवाओं को काफी फायदा हो सके। एक राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाएगा, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसकी स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्यों को मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि जो क्षमता बढ़ाने की जो टियर 2 शहर हैं यानी कि जो छोटे शहर हैं वहां पर ये क्षमताएं विकसित की जा सकेंगी ताकि वहां जो टैलेंट है और जहां जो बुनियादी ढांचा है वो बेहतर हो सके, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सके और ताकि वे औद्योगिक ढांचे से जुड़ सके, इंडस्ट्री के साथ वे जुड़ सके। हमारी सरकार की ओर से जो बुनियादी ढांचा है और जो भंडारण की क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। तो जो फूल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसको भी हम इससे जोड़ेंगे, उनका भंडारण बेहतर तरीके हो सके और इसको हम सुगम बनाएंगे ताकि जो लोग हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आसानी हो। हम चाहते हैं कि सुधार के जरिए हम इन सबको लागू करें। पिछले कुछ सालों में हमने कई सुधार लागू किए हैं जिसका मकसद यह है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको सुविधा हो सके। इसमें फेसलेस असेसमेंट यानी आकलन होता है, जल्दी तरीके से रिटर्न उनको इनकम टैक्स रिटर्न मिलता है और सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का जो लोग करते हैं उनको 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर पाते हैं, उनको रिटर्न मिल जाता है समय पर। और ऐसे जो हमारे कदम हैं इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से हम चाहते हैं कि पहले भरोसा किया जाए, बाद में उनका आकलन किया जाए। हम यहाँ नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते हम लाएंगे और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष टैक्स को लेकर के हम जो है और जो प्रत्यक्ष कर है वो दूसरे पार्ट बी में हम बताएंगे। अगर वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की बात की जाए तो FDI यानी विदेशी निवेश की जो लिमिट है, इंश्योरेंस लिमिट, वो 74% से बढ़ा करके अब 100% की जा रही है और ये बढ़ी हुई जो सीमा है ये उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो कि अपना पूरा प्रीमियम भारत में ही निवेश करते हैं। अभी जो विदेशी निवेश है और उसको हम सरलीकृत करना चाहते हैं। The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। नैपफिल की ओर से एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए एक नई पॉलिसी लाई जाएगी, नया ढांचा तैयार किया जाएगा। जो सार्वजनिक बैंक हैं वो ग्रामीण कोर फ्रेमवर्क स्थापित करेंगे ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य हैं, स्व सहायता समूह के लोग हैं, उनको मदद मिल सके और जो पेंशन से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनके लिए भी एक फोरम की स्थापना की जाएगी। हमने पहले KYC की जो व्यवस्था थी उसको सिंप्लीफाई यानी सरलीकृत करने की जो व्यवस्था की थी, एक नई रजिस्ट्री व्यवस्था की जाएगी और 2025 में ये लागू कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि पीरियोडिक अपडेट यानी समय समय पर अपडेट करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जाए। हम चाहते हैं कि तेजी से मंजूरी मिल सके कंपनियों के मर्जर को, इसको भी तार्किक बनाया जाएगा और हम चाहते हैं कि तेजी से मर्जर की प्रक्रिया हो सके और इसके लिए प्रक्रिया जो है वो सरल बनाई जाएगी। हमने अंतरिम बजट में जो प्रपोज किया था, हमने द्विपक्षीय निवेश के जो नियम थे, जो हमने ट्रीटी थी वो लागू की है ताकि हम चाहते हैं कि विदेशी निवेश टिकाऊ तरीके से और लगातार तरीके से आते रहे। वो भारत में पहले निवेश करें, विकास करें और BIT को बेहतर किया जाएगा और
निवेशकों के लिए वो बेहतर हो, फ्रेंडली हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में हमने सुनिश्चित किया है कि वित्तीय हो या गैर वित्तीय क्षेत्र हो, हमने हमारी सरकार की ओर से ये बिल्कुल ये सुनिश्चित किया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगम बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें, और हम चाहते हैं कि तकनीक से जुड़े हुए जो इनोवेशन या नवाचार हैं वो लागू हो सके और वैश्विक स्तर पर इसको लागू किया जा सके। और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो हम चाहते हैं कि इसमें रोजगार बढ़े, और इस फ्रेमवर्क यानी ढांचे के तहत हम पुराने नियमों को यहाँ पर बेहतर तरीके से लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि यह आधुनिक बने, टिकाऊ बने और एक दूसरे पर बेहतर तरीके से भरोसा कर सकें, ऐसे नियामक हम बनाएंगे। और हम इसको लेकर के हम प्रस्ताव देना चाहते हैं। 4 पहला, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो कि नियामक से जुड़े हुए सुधारों को लागू करेगी, और इसमें जितने भी गैर वित्तीय क्षेत्र हैं वहां के नियामकों को इसमें जोड़ा जाएगा। सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और जो मंजूरी है वो मिलेगी। इस कमेटी की ओर से 1 साल के अंदर अपनी जो है यहां पर उनको अपनी सजेशंस देने होंगे। इसके अलावा हम चाहेंगे कि इसमें परिवर्तनकारी कदम उठाए जाएं ताकि कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, ताकि अनुपालन भी बेहतर तरीके हो सके यानी कंप्लायंस हो सके। हम राज्यों को भी चाहेंगे कि वे केंद्र की इस पहल में जुड़ें। हम चाहते हैं कि निवेश बेहतर तरीके से लागू हो सके। इसके लिए 2025 में हम एक स्कीम लागू करेंगे ताकि इसमें हम सहयोग भी बढ़ सके, सहयोगात्मक संघवाद लागू हो सके। हम एक ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे, ऐसा स्थापना करेंगे जिससे कि अभी जो वित्तीय नियामक हैं और जो इसके सब्सिडियरी नियम हैं वो सही तरीके से लागू हो सके। इसके जरिए जो विकास हो सकेगा और जो वित्तीय क्षेत्र है, सेक्टर है, वो बेहतर हो पाएगा। जन विश्वास कानून 2023 में 180 से ज्यादा जो कानूनी प्रावधान थे उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया यानी अपराध के दायरे से बाहर किया गया। और अब हम जन विश्वास बिल 2.0 ला रहे हैं ताकि 100 से ज्यादा जो कानून हैं उनको हम अपराध के दायरे से बाहर कर रहे हैं। इसके अलावा हम आगे अब वित्तीय नीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम वित्तीय जो मजबूती है उसकी ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे प्रयास जो हैं वो राजकोषीय घाटे को कम करना चाहते हैं ताकि राज्य केंद्रीय सरकार की जो घाटा है वो बिल्कुल कम होता चला जाए, जीडीपी का कम होता चला जाए। अगले 6 साल के लिए रोड मैप हमने एफआरबीएम स्टेटमेंट में विस्तार से जानकारी दी है। हमने जो रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 के लिए है वो हम आपको बता दें। जो कुल प्राप्तियां हैं जो कर्ज से अलग है 31.74 लाख करोड़ रुपए है। इसमें जो टैक्स से प्राप्ति हुई है वो 25.57 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा रिवाइज एस्टिमेट की अगर बात की जाए कुल खर्च की तो वो 47.16 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय है वो 10.18 लाख करोड़ रुपए रहा है। और जो अनुमान है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का वो 4.8 है जीडीपी का। बजट के एस्टिमेट की बात की जाए 2025-26 के लिए 2025-26 की अगर बात की जाए तो कुल प्राप्ति जो कि कर्ज से अलग है और उसका अनुमान लगाया जा रहा है 34.96 लाख करोड़ रुपए ये रह सकता है और 50.65 लाख रुपए करोड़ रह सकता है। इसके अलावा कुल टैक्स रिसीट की अगर बात की जाए तो 28.7 लाख करोड़ रुपए रहा है। वहीं राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाए तो 4.4% रहने की जीडीपी के इसकी उम्मीद है। और जो राजकोषीय घाटा है इसकी भरपाई करने के लिए कुल जो मार्केट से उधारी होगी वो 11.54 लाख करोड़ रुपए होगा और बाकी की जो कमी है उसको दूसरे सोर्सेस से पूरा किया जाएगा। मार्केट से 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लिया जाएगा। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हमारे ओर से इसमें जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं कस्टम को हम जो शुल्क है उसको कम करना चाहते हैं, ड्यूटी को कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे घरेलू जो उत्पादक हैं उनको फायदा हो, निर्यात हमारा बेहतर हो, हमारा कारोबार बढ़े
और इससे आम लोगों को फायदा हो। हम चाहते हैं कि कस्टम के का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको हम तार्किक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जुलाई 2024 के बजट में जो हमने जो ऐलान किया था, हम 7 टैरिफ रेट को हटाना चाहते हैं। 2023-24 में जो हमने किया था उसके अलावा ये भी कदम हम उठा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ 8 टैरिफ रेट बचे होंगे, इसमें 0 रेट भी शामिल है। इसके अलावा दूसरी बात की जाए, हम चाहते हैं कि जरूरी सेस वो लागू किया जाए ताकि ड्यूटी की व्यवस्था है जो वो कुछ जो उत्पाद है उन पर लागू रहेगी। और तीसरे की अगर हम बात करें, एक सेस या सरचार्ज के अलावा कुछ और लागू ना किया जाए। हम चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर जो सरचार्ज है वो हम हटाने की हम छूट देने का ऐलान करते हैं। अब हम सेक्टर से जुड़े हुए प्रस्ताव देते हैं। पेशेंट्स को हम देना चाहते हैं राहत, और जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं और जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और 36 जीवन बचाने वाली जो दवाएं हैं उनको हम ऐसी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं जिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगेगी, उनको इस छूट के दायरे में लाया जा रहा है। इसके अलावा हम और भी प्रस्ताव देना चाहते हैं कि 6 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उनको ऐसी लिस्ट में हम शामिल कर रहे हैं जिनमें अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी कस्टम से। ये जो और जो खास दवाएं होती हैं, पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत जो दवाएं हैं, जो दवा कंपनियां हैं उनको भी BCD से पूरी तरह से छूट मिलेगी। और अगर ये दवाएं पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं तो उन दवा कंपनियों को छूट मिलेगी। इसमें 13 और नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स लागू किए जाएंगे। जो अहम खनिज होते हैं, जुलाई 2024 में हमने ऐलान किया था कि BCD को पूरी तरह से जो भारत में अब उपलब्ध नहीं है, ऐसे 25 खनिजों को हमने इससे पूरी तरह से छूट के दायरे में लाया था। हम चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए ताकि हमारे MSME क्षेत्र को काफी इससे मदद मिले, उनको सहायता मिले। कोबाल्ट पाउडर को पूरी तरह से छूट के दायरे में लाया जा रहा है। लिथियम आयन बैटरी का जो लेड होता है, जिंक होता है और 12 अहम खनिज हैं, वो अब पूरी तरह से छूट के साथ उपलब्ध होंगे और इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा।